और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। पीएम मोदी रविवार को साइप्रस के दौरे पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा की शुरुआत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है ये। ऑपरेशन सिंदूर की धमक पीएम मोदी के साइप्रस दौरे में दिखी, जहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लेकर पहुंचे और पीएम मोदी ने थम्स अप किया। पीएम मोदी जब होटल पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ने छोटे छोटे बच्चों को दुलार किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने एक नन्हे फैन से मिले, जिसके हेयर कट ने पीएम मोदी समेत सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जिसने बालों की कटिंग कराकर सिर पर पीएम मोदी का नाम लिखवाया था। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे और पीएम मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। सबका अभिवादन स्वीकार किया, भारत माता का जयकारा लगाया। आज हम गर्व से कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ही इज देयर, ही विल सेव अस, ही विल टेक केयर ऑफ अस। मोदी जी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उनको देख लिया, मिल लिया। तो साइप्रस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो किस प्रकार का उत्साह भारतीय समुदाय के लोगों में था, वो आपने देखा। अब आपको बता देते हैं साइप्रस दौरे के आखिर क्या कुछ मायने हैं और साथ ही इस दौरान उनका क्या कुछ कार्यक्रम है। दोपहर 12:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बैठक करेंगे और साइप्रस के राष्ट्रपति द्वारा लंच का आयोजन दोपहर 2:45 पर किया गया है। शाम 4:40 पर G7 समिट के लिए कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। साइप्रस दौरे पर हैं इस वक्त प्रधानमंत्री और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। जब प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ और फिर जब वो होटल पहुंचे तो वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा रवाना होंगे। कनाडा में G7 समिट के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं उसे देखते हुए पीएम मोदी का G7 समिट में जाना बहुत मायने रखता है। पीएम मोदी की कनाडा यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय समुदाय का मानना है कि भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले एबीपी न्यूज की टीम भी कनाडा पहुंची। देखिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विशाल पांडे और इस वक्त मैं कनाडा के कैलगरी में मौजूद हूं और यहीं के कनिस्के में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और हमारे साथ भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो काफ़ी खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलगरी पहुंच रहे हैं, क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां कनाडा में पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ भारतीय समुदाय के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, भारत कनाडा के रिश्तों को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? नेहल शेठ। नेहल जी, क्या कहना चाहेंगे जहां पर हम मौजूद हैं, कितना महत्वपूर्ण है कैलगरी की ये धरती जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं? बहुत ही, मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भारतीय के लिए और कनाडा और भारतीय के संबंध के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये बेहतर हो और ये हम सबके लिए ही बेहतर है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कि कैसे हम आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ें, रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो राजनीति में भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, नज़र रखते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं हार्दिक पांड्या। हालांकि आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्रिकेट वाले नहीं बल्कि राजनीति और बिजनेस के मैदान से हैं। हार्दिक जी, कैसा है माहौल यहाँ पर? भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भारत कनाडा के रिश्ते को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा फैसला जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने लिया हुआ है, ये काफ़ी मैच्योर फैसला भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है उस हिसाब से इंडिया को इग्नोर करना, वो मैं बोलूँगा कि लाइक अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी आर लाइक ग्रोइंग द वे। और जिस हिसाब से इकोनॉमी अभी कनाडा की सिचुएशन में जा रही है, स्पेशली जो वॉर ट्रेड है हमारी नेक्स्ट कंट्रीज से, तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो बियॉन्ड US बॉर्डर अभी जाए
और एक नए मार्केट को सर्च करें। और इंडिया से और चाइना से बड़ा अच्छा मार्केट कोई नहीं हो सकता। सो देखिए, भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ थोड़ा इस तरफ आइए आप लोग। क्या नाम है आपका? ऋषभ गांधी। ऋषभ गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि जो रिश्ते रहे हैं भारत के बीते कुछ दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे, कनाडा के साथ में राजनयिक तनाव देखने को मिला। अब क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तनाव काफ़ी सालों से चलता आया हुआ है, प्रीवियस जो हमारी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो के कारण जो भी हुआ उस समय, जो भी उनका अनाउंसमेंट्स था, बट मिस्टर कार्नी जो आज कर रहे हैं बहुत ही समझा हुआ सुलझा हुआ डिसीजन है ये चीज़। और जैसे 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 हार्दिक ने कहा, इकोनॉमिक फ्रंट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ को इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाया जाए, खास करके कैलगरी एल्बर्टा, क्योंकि यहाँ से तेल जाता है। कनाडा की इकोनॉमी के अंदर में तेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, जो कि सिर्फ यूएस ना जाके बाकी देशों में जाए, जिसमें कि इंडिया बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है उनके। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे में हुए बड़े पुल हादसे की, जहां पर दहशत इसके बाद देखने को मिली। रविवार को पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुराना पुल बह गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयानक था। भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव तेज हुआ और लोहे का पुल इंद्रायणी नदी में जा समाया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बड़ी संख्या में लोग पुल पर मौजूद थे, जिनमें से कई लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और करीब 40 लोगों को बचाया गया। दरअसल इस पुल पर न जाने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन पर्यटक नहीं माने और पुल पर चले गए। एक सच्चाई ये भी है कि कागजों में ये पुल कई महीनों से बंद था, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते खुले थे, जिसके चलते लोग यहाँ पहुँच जाते थे। हालत ये थी कि पुल पर कई लोग दोपहिया गाड़ी भी लेकर चले जाते थे, जिससे पुल का भार बढ़ा और दशकों पुराना ये पुल इस भार को संभाल नहीं पाया। इस पुल हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पिंपरी चिंचवाड़ में पुल के ढहने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और बड़ी बड़ी मशीनों से मलबे को हटाया गया। लोगों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई थीं। हादसे के दौरान पुल पर कई लोग मौजूद थे। जैसे ही इंद्रायणी नदी के तेज बहाव में पुल बहा, तो नदी के पानी में कई सारे लोग भी पानी के तेज बहाव में फंसे दिखे। चारों ओर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोगों को बचाने के लिए फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की जगह की ओर एम्बुलेंस भागती दिखी। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के मेंबर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश शुरू की। हादसे के बाद करीब 40 लोगों को नदी से निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इसके बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। पुल गिरने से चारों ओर मलबा फैल गया था और नदी की धारा के बीच कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका थी। ऐसे में पूरी रात यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला। रात भर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ रेस्क्यू टीम के मेंबर लोगों को बचाने की कोशिश करते दिखे। अभी 4 डेड बॉडी अभी तक हमारी निकाली गई है। जस्ट अभी की इन्फॉर्मेशन है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे करीब 250 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा था, उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इमीडिएटली बचा सके। उनका पुल बहने की वजह से हुए इस हादसे की तस्वीर देखकर इलाके के लोगों में दहशत है, जो मनाही के बावजूद इस पुल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। तो पिंपरी चिंचवाड़ के स्थानीय विधायक का कहना है कि लोगों की लापरवाही इस हादसे की एक बड़ी वजह बनी। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। पिंपरी चिंचवाड़ में हुए इस हादसे से कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि एनसीपी विधायक सुनील शेलके की माने तो हादसे के पीछे की वजह लोगों की लापरवाही है। यहाँ पे जो आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, वो यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक लोग, 2 व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था, वो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। हादसे के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि सीएम फडणवीस की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। पुणे जिले के तले गांव के पास इंद्रायणी नदी पर पुल गिरने की घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा घायलों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी।
वहीं पिंपरी चिचवाड़ के अस्पताल में हादसे में घायल हुए 30 लोगों को भर्ती कराया गया, जिनका इलाज जारी है। वहीं हादसे के बाद से कुछ लोग लापता हैं, जिनके परिवार के लोग उनकी तलाश में अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। तो पिंपरी चिंचवाड़ में हुए पुल हादसे पर सियासत भी गर्म होती दिख रही है। हादसे के बाद से ही विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी वार और पलटवार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुल गिरने की घटना पर सवाल उठाए। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सत्ता में बैठे लोगों से इसे लेकर सार्थक सवाल पूछे जाने चाहिए और ये भी जरूरी है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। इस मामले पर टीएमसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे, एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में फ्लाइट गिर रहा है। हादसे के बाद एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी मौके पर पहुंची, जहां अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हाल जाना और कहा कि फिलहाल इस मामले पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से अभी ये टीका टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, ये लोगों को मदद करने का वक्त है। हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार भी नींद से जागती दिख रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस हादसे के बाद अब पुराने पुलों का ऑडिट करने का आदेश जारी कर दिया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत के मामले में आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर आज रिपोर्ट मांगी है। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी में लैंडिंग से पहले ही गौरीकुंड के जंगलों में गिर गया। जमीन से टकराते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो धू कर जलने लगा। इस हादसे में पायलट और 2 साल की बच्ची समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद 4 धाम की हेली सेवा आज तक के लिए बंद कर दी गई है। विमान दुर्घटना की जांच एएआईबी ने शुरू कर दी है, जिसके बाद दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सकेगा। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 धाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन का ऑपरेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। पुलिस ने एसओपी उल्लंघन के आरोप में आर्यन एविएशन और उसके 2 अधिकारियों मैनेजर विकास तोमर और अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डीजीसीए के रूल है, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डीजीसीए ने उत्तराखंड में हेली सेवा के लिए उड़ान योग्यता, सुरक्षा और संचालन से जुड़े अधिकारियों को तुरंत तैनात करने के आदेश दिए हैं। डीजीसीए ने खराब मौसम में उड़ान भरने वाले ट्रांस भारत एविएशन के 2 पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिए हैं। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट राजवीर सिंह की भी मौत हो गई। राजस्थान के रहने वाले राजवीर सिंह का आज जयपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में सन्नाटा पसरा है। राजवीर सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राजवीर सिंह हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर के पायलट थे। 4 महीने पहले ही जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। वापस घर आकर 30 जून को बच्चों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन उनके घर आने से पहले ही उनकी मौत की खबर आ गई। राजवीर सिंह की मौत से सिर्फ उनके परिवार में ही मातम नहीं पसरा, बल्कि पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। जब से उनकी मौत की खबर आई, लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। तो वो 30 जून से पहले यहां आते, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी मौत की खबर यहां पर पहुंची हुई है। 36 साल की तकरीबन उनकी उम्र थी। राजवीर सिंह ने 14 साल तक सेना में अपनी सेवा दी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी के साथ जुड़ गए थे। राजवीर सिंह को 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। उनकी पत्नी दीपिका भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। पायलट राजवीर के निधन की खबर सुनकर स्थानीय विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में महाराष्ट्र के यवतमाल के एक परिवार के 3 सदस्य मारे गए, जिनमें महज 2 साल की मासूम बेटी भी शामिल थी। ये तस्वीर महाराष्ट्र के जायसवाल परिवार की है। अपनी जिंदगी में मस्त रहने वाला महाराष्ट्र के यवतमाल का जायसवाल परिवार हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी लौट रहा था, लेकिन हादसे में पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ये राजकुमार जायसवाल है और ये उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और गोद में बेटी काशी। 2 साल पहले इस बच्ची का जन्म हुआ था। परिवार ने प्यार से इसका नाम काशी रखा, लेकिन केदारनाथ से गुप्त काशी की उड़ान
इस बच्ची और उसके परिवार के लिए जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। एक तरफ जो वनी क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये सदा अग्रसर रहते थे, आज ये घटना घड़ी है तो वनी और पूरे जिले पर शोक कड़ा पसरी हुई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में जायसवाल परिवार का घर है। दादा के पास होने की वजह से राजकुमार जायसवाल का बेटा विवान बच गया। हादसे के बाद ये घर सूना पड़ा है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रिश्तेदारों का उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, जो परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में यूपी के बिजनौर की रहने वाली नानी और नातिन की भी मौत हो गई। 19 साल की दृष्टि अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। 19 साल की तृप्ति अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। नानी की उम्र ज्यादा होने की वजह से परिवार ने हेलीकॉप्टर से टिकट कराया था, लेकिन आरोप है कि ज्यादा वजन होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और नानी नातिन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। अचानक हुए हादसे से परिवार बेहद गमजदा है। उनके परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हादसे की शिकार तृप्ति सिंह के दादा ने लापरवाही का आरोप लगाया है। लापरवाही ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। लोगों के अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि लोग अपनी सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें मौत मिल रही है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। 2019 से अब तक 10 हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई और कई बार लोग बाल बाल बचे। हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुए 4 दिन बीत गए हैं। अब लोगों को इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। इस बीच डीएनए सैंपल के जरिए मृतकों की पहचान भी की जा रही है। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के तीसरे दिन जांच टीम क्रैश साइट पर जांच करती दिखी। फॉरेंसिक टीम ने मलबे में दबे शवों के हिस्से को कलेक्ट कर लिया और शवों की तलाश का काम पूरा किया, लेकिन अभी शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट जारी है। मिलान के लिए लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इस हादसे में जिन परिवारों के सदस्यों की मौत हुई वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपना डीएनए सैंपल दिया। जांच के दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी डीएनए मैच कर गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस स्थिति में शव मिले हैं उनकी पहचान करने में बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें उस प्लेन का टेम्परेचर खूब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न भागों में रहा हुआ जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। इसी वजह से उसमें समय भी लगता है। अहमदाबाद क्रैश साइट पर बोइंग कंपनी की तकनीकी और अधिकारियों की टीम ने गहनता के साथ जांच की और ग्राउंड जांच के अलावा ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी किया जा रहा है। क्रैश साइट पर जांच करती इस टीम में ड्रीमलाइनर 787 बनाने वाली बोइंग कंपनी के अधिकारी, टेक्निकल टीम, डीजीसीए के अधिकारी और एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मेंबर थे। ये आप घटनास्थल की तस्वीरें देख सकते हैं, किस प्रकार से जो अलग अलग टीमें हैं, टेक्निकल टीमें हैं, साथ ही साथ अलग अलग एजेंसियों की टीमें हैं, वो उस घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं जहां पर एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर बोइंग विमान क्रैश हुआ था। बोइंग कंपनी की टीम 4 बिंदुओं पर फोकस कर रही है, जिसमें पहला स्थानीय जांचकर्ताओं को तकनीकी सहायता देना, दूसरा विमान की डिजाइन और प्रणालियों का मूल्यांकन करना, तीसरा निर्माण या रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का आकलन करना और चौथा एयरलाइन कंपनी और बोइंग को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें देना। ऐसे पर बोइंग कंपनी जो यहाँ पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, डीजीसीए, एएआईबी, इन कंपनियों को एक असिस्टेंस का काम कर सकती है, यानी टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विमान किस प्रकार की बनावट रखता है, क्या कुछ इसकी खूबी खासियत होती है। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में राजस्थान के सिरोही के रहने वाले श्रवण भी घायल हो गए। श्रवण पीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। वो उस वक्त उसी मेस में मौजूद थे जहां पर विमान टकराया था। जिस वक्त विमान हादसा हुआ, श्रवण अपने हॉस्टल में खाना खा रहे थे, तभी अचानक विमान टकराया और श्रवण घायल हो। दोपहर का समय था, लगभग 1:30 बज चुका था। उसके बाद हम खाने के लिए गए और खाना वाना हो रहा था। उसी दौरान जोर से आवाज आता है और जो सामने की दीवार है वो गिरती है, उसके टुकड़े सर में और घुटनों में लगते हैं
और पूरा अंदर धूल से पूरा दिखना बंद हो जाता है। धूल जब नीचे बैठ गया और बाहर आके देखा तो मतलब प्लेन क्रैश हुआ है। श्रवण मौत को मात देकर अपने घर सिरोही लौट रहे हैं, लेकिन सिरोही के राजनेताओं और जिम्मेदार प्रशासनिक महकमे की उदासीनता देखकर नाराज हैं। उनकी माने तो किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ टीम ने मंदाकिनी नदी के बीच फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया और ये लोग नदी में अचानक पानी आने की वजह से फंस गए थे। रुद्रप्रयाग में तब अफरा तफरी मच गई जब 2 लोगों के मंदाकिनी नदी के बीच फंसने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद फौरन ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गई। एसडीआरएफ के जवान नदी के बीच से गुजरते हुए फंसे हुए दोनों शख्स तक पहुंचे और दोनों को बचाने की कोशिश शुरू की गई। तस्वीरों में आप सफेद और काली टी शर्ट पहने 2 व्यक्ति देख रहे हैं। यही दोनों शख्स मंदाकिनी नदी में अचानक पानी आने की वजह से बीच में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे, दोनों को सहारा दिया और फिर नदी से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। नदी की गहराई नापने के लिए एसडीआरएफ जवान लंबे डंडे का इस्तेमाल करते दिखे और धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दिए। वहीं कुछ ही देर में एसडीआरएफ की टीम ने नदी के बीच फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाल लिया। पहाड़ पर अक्सर ही नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे ही हालात मंदाकिनी नदी में भी बन गए थे, जहां पर घूम रहे ये दोनों शख्स अचानक ही नदी के बीच फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि एसडीआरएफ टीम ने इन्हें वक्त पर रेस्क्यू कर बचा लिया। तो वहीं बिहार के हाजीपुर में बेवफा पत्नी की डर्टी पिक्चर सामने आई है। पति ने मजदूरी करके पत्नी को काबिल बनाया, लेकिन पत्नी किसी और के साथ ही इश्क लड़ाते पकड़ी गई। ये पंकज कुमार शाह हैं। 2020 में पूजा से इनकी शादी हुई थी। पूजा नौकरी करना चाहती थी तो पंकज ने मजदूरी की। पैसे कम पड़े तो उसे पढ़ाने के लिए माँ के गहने तक बेच दिए। बाद में पूजा की फायर डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई और अब पूजा एक दूसरे सरकारी कर्मचारी के साथ इश्क लड़ाते पकड़ी गई है। क्या? अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ। हाँ भैया। अंदर में है, दिख रहा है। अंदर में कौन है वो? हाँ भैया। निकल जाओ भाई, निकल जाइए ना। आइए, आइए बाहर आइए। ये वीडियो पंकज ने ही बनाया। पति पंकज का दावा है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद पूजा ने उसे और 4 साल की बच्ची को छोड़ दिया। पति ने दबाव डाला तो पूजा ने तलाक की बात कहनी शुरू कर दी। दावा ये भी है कि पूजा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देती थी। फिलहाल पंकज पुलिस की शरण में है और पूजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। और अब खबर दिल्ली से, जहां एक एनजीओ गरीब और जरूरतमंद बच्चों का भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशने में लगा है। संघर्ष, गंदगी और गरीबी। झुग्गी या बस्ती का नाम सुनकर अक्सर आपके मन में यही ख्याल आता होगा, लेकिन आज उन झुग्गियों से बच्चों के टैलेंट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। आज मैं जहां मौजूद हूं, ये कोई हाई फाई एकेडमी नहीं है। ये दिल्ली में सिन्हायना फाउंडेशन एनजीओ का सेंटर है, जो झुग्गी में रहने वाले जरूरतमंद लेकिन हुनरमंद बच्चों के हुनर को तराशता है, उनके सपनों को पंख देता है और सही राह पर चलना सिखाता है। बच्चों को जैसे हम कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनके मानसिक रूप से वो ऐसा महसूस करने लग जाए कि हम जरूरी नहीं है कि हम जहाँ से आए हैं वहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। इन बच्चों में किसी की माँ घरों में काम करती है तो किसी के पिता मजदूर हैं, तो कोई खुद कभी मजदूरी करता था। लेकिन अब ये अंदाज देखिए और ये आत्मविश्वास। लेकिन ये मुमकिन ना होता अगर सिन्हायना फाउंडेशन इन्हें ये मौका मुहैया ना कराता। आज कोई अपना डांस स्टूडियो चला रहा है तो कोई स्कूल में डांस टीचर है। मैं अभी डांस टीचर हूँ एक इंटरनेशनल स्कूल में, और मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। 2017 में मैंने इस एनजीओ के बारे में मुझे पता चला था। डांस आउट ऑफ पॉवर्टी, ये नाम इन तस्वीरों के पीछे के मिशन और विजन को बताने के लिए काफी है। ये बच्चे दिल्ली से मुंबई तक बड़े बड़े रियलिटी शो में अपना हुनर दिखा रही हैं और अपने परिवार को सहारा दे रही हैं। मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 9 में परफॉर्म किया है और हम फाइनलिस्ट, सेकंड रनर अप रहे। डांस आउट ऑफ पॉवर्टी के थ्रू मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई हूँ। यहाँ बच्चों को डांस के साथ साथ फोटोग्राफी और ड्राइंग भी सिखाई जाती है। बहुत सारी ड्राइंग भी सीखी है और 3D ड्राइंग भी सीखी।
मेरी मम्मी तो टेलर का काम करते हैं, पापा कारपेंटर हैं। अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करने के लिए ये बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है और योग में करियर बनाने का ऑप्शन भी। हाँ, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मैं अब छोटे बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग भी देता हूँ और यहाँ नहीं बहुत सी जगह भी देता हूँ और भी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। जी हाँ। चुनौतियों से सामना करने की तैयारियों के तहत इन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें उनकी हर उस ताकत का एहसास कराया जाता है ताकि उनके हुनर का प्रभाव उनकी जिंदगियों में अभाव की काट बन सके। इस एनजीओ का मकसद केवल डांस, मार्शल आर्ट्स और ड्राइंग ही सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चों को नशा, शराब, ड्रग्स और नकारात्मक सोच से दूर रखना है और उनका उज्जवल भविष्य बनवाना है। इन बच्चों के सपने तो बड़े थे, लेकिन साकार करने की राह में थी गरीबी की लक्ष्मण रेखा। लेकिन सिंहायना फाउंडेशन की मदद से उस लक्ष्मण रेखा को पार करने का जरिया और हौसला दोनों मिल गया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।